नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई चुनाव नहीं होते थे तब भला कोई राजा कैसे बनता था। चलिए आज प्राचीन भारत की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि पहले राज्य और शासक कैसे बने। हम में से ज्यादातर लोग अपने नेताओं को वोट देकर ही चुनते हैं, है ना? ये एक ऐसी बात है जो हमें आज बहुत ही नॉर्मल लगती है। देखिए, जैसे शंकरन के नाना नानी के लिए चुनाव का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन ये आज की बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छा, तो फिर करीब 3000 साल पहले क्या होता था, जब कोई चुनाव नहीं थे, कोई वोटिंग नहीं थी, तो कोई राजा बनता कैसे था? ये पावर आखिर आती कहां से थी? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। उस दौर में शक्ति का प्रदर्शन भव्य सार्वजनिक अनुष्ठानों से होता था। देखिए, उस समय के राजा चुनाव से नहीं बल्कि अपनी ताकत और रुतबे से पहचाने जाते थे। वो अपनी सत्ता को साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ये एक तरह से पूरी प्रजा के सामने उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। इन यज्ञों में सबसे मशहूर और शायद सबसे बड़ा था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये तो एक राजा के दबदबे का ओपन चैलेंज था। इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प था। इन बड़े बड़े समारोहों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था राजा, जिसकी हैसियत बहुत ऊंची मानी जाती थी। सोचकर देखिए, राजा एक खास सिंहासन पर बैठा है, शायद बाघ की खाल पर, और उसका सारथी जो युद्ध में उसका साथी रहा है, उसकी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। हर छोटी बड़ी चीज उसकी शान और ताकत दिखाने के लिए ही की जाती थी। तो जैसे जैसे ये राज्य बड़े होने लगे, समाज भी और पेचीदा होता गया। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए और समाज में हर किसी की एक जगह तय करने के लिए एक नए सामाजिक ढांचे को बनाया गया। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। पुजारियों ने समाज को मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में बांट दिया और हर ग्रुप के लिए जन्म के आधार पर खास काम तय कर दिए गए। लेकिन ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था। असल में ये एक बहुत ही सख्त सोशल स्ट्रक्चर था। इसमें कुछ ग्रुप्स को तो खास अधिकार मिले, लेकिन दूसरों पर, जैसे कि शूद्रों और महिलाओं पर, वेद पढ़ने जैसे जरूरी कामों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए, अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अब राजा सिर्फ कुछ लोगों के समूह के शासक नहीं रहे, बल्कि वो एक तय इलाके, एक जमीन के शासक बनने लगे। ये जो शक्तिशाली राजा थे अब जनपद के शासक कहलाने लगे। जनपद का मतलब ही है वो जगह जहां जन यानी लोगों ने अपने पैर जमा लिए। ये नाम ही दिखाता है कि अब पावर जमीन से जुड़ गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट को दिल्ली के पुराना किला और मेरठ के पास हस्तिनापुर जैसी जगहों पर उस दौर की बस्तियां मिली हैं और वहां इस तरह के खास ग्रे कलर के पेंटेड बर्तन मिले हैं। माना जाता है कि इन्हें खास मौक़ों पर बड़े लोगों को खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इन खुदाइयों से हमें उस समय की जिंदगी की एक तस्वीर मिलती है। लोग झोपड़ियों में रहते थे, जानवर पालते थे और चावल, गेहूं, दाल, सरसों जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। मतलब ये एक खेतीबाड़ी वाला समाज था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद और भी ज्यादा बड़े और ताकतवर हो गए और अब वो कहलाए महाजनपद, यानी महान राज्य। ये सिर्फ राज्य नहीं थे, ये तो एक तरह से सुपर स्टेट्स थे जिनका भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल था। अपनी बढ़ती हुई ताकत और दौलत को बचाने के लिए इन महाजनपदों ने अपनी राजधानियों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दीं। ये दीवारें लकड़ी, ईंट या पत्थर की होती थीं और इन्हें बनाने में हजारों लोग और बहुत सारा पैसा लगता था। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, युद्ध का प्रोफेशनलाइजेशन। अब राजा सिर्फ किसानों की अस्थायी सेना पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने परमानेंट आर्मी रखना शुरू कर दिया, जिन्हें पूरे साल बाकायदा सैलरी दी जाती थी। तो सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी सेनाओं और मजबूत किलों का खर्चा आता कहां से था? जवाब था रेगुलर टैक्स। अब लोग राजा को तोहफे नहीं देते थे, बल्कि उन्हें नियमित रूप से टैक्स देना पड़ता था। और सबसे जरूरी टैक्स था फसलों पर, जो कुल उपज का 6वां हिस्सा होता था। इन ताकतवर राज्यों के उदय के साथ साथ शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल भी सामने आए। एक तरफ तो राजतंत्र था, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम उभर रहा था। इस फर्क को समझने के लिए हम 2 ताकतवर पड़ोसियों की कहानी देखते हैं, एक मगध का राज्य और दूसरा वज्जी का गणराज्य। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था।
एक तरफ था मगध, जहां एक ही बहुत पावरफुल राजा का राज था, उसका फैसला ही आखिरी होता था। वहीं दूसरी तरफ था वज्जी, जो एक गण या संघ था। मतलब वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि बहुत सारे शासक मिलकर राज करते थे। और मजे की बात यह है कि ये सभी खुद को राजा ही कहते थे और सारे फैसले मीटिंग्स में बहस करके लेते थे। वज्जी की ये एकता इतनी मजबूत थी कि मगध के महान राजा अजातशत्रु भी उन्हें जीतना चाहते थे। एक बौद्ध ग्रंथ में एक किस्सा है कि जब अजातशत्रु ने बुद्ध से सलाह मांगी तो बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जी के लोग एक साथ मिलकर बैठकें करते रहेंगे और एकजुट रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो हमने देखा कि कैसे लीडरशिप की शुरुआत यज्ञ और अनुष्ठानों से हुई और वो धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों और अलग अलग राजनीतिक सिस्टम में बदल गई। ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि शासन के ये 2500 साल पुराने प्रयोग, एक तरफ राजशाही और दूसरी तरफ गणराज्य, हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।